तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें हिंजू नाम की लड़की दिखाई देती है जो सो रही थी। हिंजू जब गहरी नींद में थी तभी उसका ब्लैंकेट कोई खींच लेता है। हिंजू जब देखने के लिए उठती है तो कोई उसके सर के ऊपर पकड़ता है और उसको पटक देता है और हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं उसका बाप ही था। यहाँ पर हिंजू कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर उसका पिताश्री कुछ नहीं बोलता और उसके शरीर को देखने लगता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही बड़ी हो गई है। हिंजू अपने पिताश्री के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत ही डर जाती है और वहां पर ही रोने लगती है। उसका पिताश्री उसके बालों को छोड़कर उसके मुंह को भी निहालने लगता है, जिसकी वजह से हिंजू बहुत ही डर जाती है। उसे ये सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसके पिताश्री वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाई देते हैं कि हिंजू की माँ यहाँ पर खाना बना रही थी और हिंजू रात के बारे में ही सोच रही थी। रात में जो भी हुआ ये सब कुछ बातें वो उसके माताश्री से शेयर करना चाहती थी, पर वो क्या ही बोलेगी इसके बारे में। तभी उसकी बहन वहां पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती है और साथ ही साथ उसका भाई भी वहां पर आ जाता है। तभी उसके पिताश्री वहां पर आ जाते हैं, बट वो ऐसा एक्ट कर रहे थे कि कल रात को कुछ भी नहीं हुआ। संजू यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही थी, जिसको देखकर हिंजू थोड़ी सी परेशान हमें दिखाई देती है, क्योंकि कल रात को उसके पिताश्री ने उसके साथ गलत काम करने का ट्राई किया और आज वो कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा। ये उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हिंजू वहां से उठकर चली जाती है। उसके बाद में उसकी माँ खाना लेकर वहां पर आ जाती है और टेबल पर ही खाना पटक देती है। यहाँ पर बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ बैठती है और वहां पर ही खाना खाने लगती है। बहुत ही भुक्कड़ तरीके से वो खाना खाने लगती है, जैसे कि उसको कभी खाना मिला ही नहीं। जब उनका छोटा बेटा ये सब कुछ खाता है तो उसे पता चलता है कि खाने में बहुत नमक है, इसलिए वो खाना उगल लेता है। तो उसकी माँ बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, खाना खाना चाहिए। उसका बेटा कहता है कि इसमें बहुत सारा नमक है, तो उसकी माँ वही खाना खा लेती है और जो बचा हुआ खाना होता है उस बच्चे की तरफ करती है और कहती है कि खा लो इसे। तो बच्चा रोने लगता है। वो उसके पिताश्री के पास दिखता है और कहने लगता है कि मैं क्या करूं। तो उसका पिताश्री कहता है कि अगर तुम्हें भूख नहीं है तो तुम ये मत खाओ। ये सब कुछ सुनकर उसकी माँ उसके पिताश्री के पास गुस्से से देखने लगती है और वहां पर जो खाना था उसको फैला देती है, जिसके वजह से वो बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। और उनकी माँ कहती है कि मैं जो भी बनाती हूँ वो चुपचाप से खा लेना चाहिए, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे। और वो बड़े ही गुस्से से उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे और उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर ये सब कुछ चीजें उनके साथ जब उन्होंने घर शिफ्ट किया था तब से ही शुरू हो गया है। उनका पिता उस बच्ची के पास जाता है और उसके साथ गलत काम करने का ट्राई करता है और उसकी माँ भी अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं कर रही। जब सोनगू नहा रही थी तभी उसके पास कोई आ जाता है। ये देखकर सोनगू तो बहुत ही डर जाती है, बट जब वो देखती है तो उसकी बहन होती है। यहाँ पर हिंजू जो होती है अपने बहन को बताती है कि वे अपने पिताश्री मेरे साथ गलत काम करने का ट्राई करते, वो रोज रात को मेरे रूम में आते हैं। ये बातें सुनने के बाद उसकी बहन भी थोड़ी सी डर जाती है और वो कहने लगती है कि पिताश्री ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पर उनके पिताश्री आ जाते हैं और ये सब कुछ बातें उन्होंने सुन ली थी। वो पास के टेबल के पास जाते हैं और वहां से एक चाकू निकालते हैं और दोनों के ऊपर हमला करने का ट्राई करते हैं। तभी उसकी बहन उनको धक्का देती है और रूम से बाहर भागने लगती है। तभी अचानक से उनके पिताश्री उनके सामने आ जाते हैं और वो सोनू के बालों को पकड़कर उसे फेंक देते हैं, जिसके वजह से वो वहां पर ही बेशुद्ध हो जाती है। तभी उसकी बहन ये सब कुछ देखकर डर जाती है और वहां से भागकर एक जगह पर छुप जाती है और उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। तभी दूसरी तरफ सोनू को भी होश आता है और वो अपने बहन को ढूंढने लगती है, बट वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पिताश्री एक हथौड़ा लेकर उसके सामने ही खड़े हुए थे। जब वो उसके ऊपर हथौड़े से वार करने वाले थे तभी उसकी बहन वहां पर आ जाती है और बड़ी तरीके से चिल्लाने लगती है। इसके वजह से उनका लक्ष्य डाइवर्ट हो जाता है और वो उसकी बहन के पीछे पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर उसकी बहन उसके पिताश्री को एक हेलमेट से मारती है, बट उसके पिताश्री के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और गुस्से में वो उसके ऊपर भी हथौड़े से हमला करने लगती है। वो हथौड़ा सीधा दरवाजे पर लग जाता है और उसकी बहन नीचे झुक जाती है। तभी नीचे से उनका असली पिता वहां पर आ जाता है और उनका 2 रुपया हथौड़ा फेंक कर एक रूम के अंदर चला जाता है। उनके पिता उनके तरफ बढ़ रहे थे, बट वो बहुत ही डरी हुई थी। तभी उनका ध्यान डोर के ऊपर पड़ जाता है और उन्हें वही होल दिखाई देता है जो हथौड़े से हुआ था। तभी वो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर खेल रही थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तभी उनका भाई यहाँ पर आ जाता है, वो दोनों ही उसे भागने के लिए कहती है। तभी अचानक से उनकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ में हथौड़ा था।
वो उसी हथौड़े से उस पिताश्री को मारने का ट्राई करती है। वो बहुत बार ट्राई करती है बट पिताश्री बच जाते हैं और वो बाद में उसी रूम के अंदर चली जाती है। तभी उनकी असली माँ नीचे से ऊपर आती है और उनसे कहती है कि क्या हुआ, बट सभी उनके देखकर डरे हुए होते हैं। तभी उसके पिता और माताश्री उसी रूम के अंदर चले जाते हैं और देखने लगते हैं कि अंदर है कौन भाई, बट यहाँ पर कोई नहीं होता और हथौड़ा वहाँ पर ही पड़ा हुआ होता है। तो उसकी माँ बाहर आती है और उनके बच्चों से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, बट वो बच्चे इतने डरे हुए थे उनकी माँ को देखकर और साथ ही साथ वो पिताश्री भी उसको देखकर डर रहा था। यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है उनके साथ। अगले सुबह उसका पिताश्री अपने भाई को कॉल करता है। वो चर्च में फादर था। वो घर में आता है और इसी घटनाओं के बारे में उनको बताता है। तो उसका फादर कहता है कि एक साथ रहना पड़ेगा हमें, तभी हमें पता चलेगा कि असली सच्चाई क्या है। तो आज रात वहाँ पर ही रुक जाता है और एक साथ ही सो रहे थे सब लोग। तभी उनमें से वो छोटे बच्चे को वॉशरूम आ जाती है, इसीलिए वो बाहर जाने लगता है। तभी अचानक उसका बहरूपिया वहां पर आ जाता है और वो उस फादर को मारने का ट्राई करता है, बट वो उसे मारने से पहले ही वो पीछे हट जाता है और फिर से सोने लगता है। यहाँ पर फादर अपनी आंखें खोलता है और उसे समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो झोलझाल चल रहा है। यहाँ पर जो फादर होता है वो अकेले इस ताकत से नहीं लड़ पाता, इसलिए वो अपने दोस्तों को कॉल करता है, मतलब सीनियर फादर को कॉल करता है और इन सब के बारे में उनको बताता है। यहाँ पर सभी फादर एक साथ आकर डिस्कशन करते हैं और किस तरह से हम ये एग्जॉर्सिज्म कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये बहुत ही बड़ा डेविल है। अगले ही दिन सब फादर लोग उनके घर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और उसका जो भाई था उन्हें पिकअप करने के लिए आया था। जब वो सब लोग गाड़ी से जा रहे थे तभी अचानक से रेबन बर्ड उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो रेबन बर्ड सीधा कांच के अंदर ही घुस जाते हैं, जिसके वजह से उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और सारे फादर वहां पर ही मर जाते हैं। दूसरी तरफ सोनू के फादर सोनू को बेड के ऊपर बांध देते हैं। उसकी माँ कहती है कि सोनू के ऊपर कोई भूत नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो, बट उसके फादर कहते हैं कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ पर भूत चला जाएगा और हम सब बच जाएंगे। तभी मिडनाइट के वक्त वही फादर वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि सब फादर मर गए हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी उसका भाई कहता है कि हमें एग्जॉर्सिज्म करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से मेरी फैमिली सुरक्षित रह जाएगी। यहाँ पर फादर कहता है कि मैंने भी एग्जॉर्सिज्म ट्राई किया था, जिसके वजह से मेरी पूरी फैमिली ही डेविल ने खत्म कर दी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ फिर से हो जाए। तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। इसी वजह से वो दोनों भी एग्जॉर्सिज्म करने का ट्राई करते हैं। सब कुछ सोचने के बाद फादर वहां पर एक कैंडल जलाते हैं और सोनगू के ऊपर होली वाटर छिड़कने लगते हैं, बट सोनगू के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो होली वाटर में डूबी हुई जो भी लाठियां थी या फिर छोटी सी छड़ियां थी उनकी मदद लेकर उस सोनगू को मारने लगते हैं। यहाँ पर उसको बुरी तरीके से मारा जाता है उस छड़ियों की मदद से सोनगू को। तो यहाँ पर फादर रुकता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ और भी कंटिन्यू करना है, इससे ऑलरेडी ब्लड आने लगा है। यहाँ पर उसका फादर कहता है कि हाँ कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से इसके अंदर का घोस्ट चला जाएगा। यहाँ पर फादर फिर से उसे मारने लगता है सोनगू को और सोनगू की मदर वहां पर आ जाती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ बंद करो। तो उसका पति उसे पकड़ता है और बाहर ढकलता है और यहाँ पर फादर उसे मारे ही चले जा रहे थे। तभी अचानक से उसकी मदर फादर को पकड़ लेती है और उसका पिताश्री उसे पकड़ता है और पीछे ढकल देता है, जिसके वजह से उसके सर के ऊपर लग जाता है। वो उसे कहती है कि तुम एक बुजदिल इंसान हो, इसी वजह से ये सब कुछ तुम कर रहे हो। ये बातें सुनकर वो अपने पत्नी का गला पकड़ता है और साथ ही साथ उसकी पत्नी पीछे से एक औजार उठ चलती है और उसके सर के ऊपर मार देती है और वो अपने पत्नी का सर शीशे के ऊपर मार देता है, जिसके वजह से उसकी पत्नी वहां पर ही मर जाती है। और हमें दिखाई देता है कि जो फादर है उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट की वजह से, और यहाँ पर जो फादर है वो और कोई नहीं डेविल है। शैतान ये सब कुछ देखकर बहुत ही हंसने लगता है। तब उसके पिताश्री को पता चलता है कि ये सब डेविल का काम है और वो जो फादर के अंदर जो डेविल होता है उसको मारने का ट्राई करते हैं, बट यहाँ पर वो डेविल बहुत ही ताकतवर था, वो फादर को ही मारने का ट्राई करता है और पीछे से अचानक जो ओरिजिनल फादर होता है वो आ जाता है और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके वजह से वहां से आत्मा
चली जाती है। यहाँ पर सोनगू का सीन दिखाई देता है। वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी और वो बेसमेंट के अंदर चली जाती है। यहाँ पर उसका पिताश्री भी था और वो फादर भी था। तभी वो बोलने लगती है, उन्होंने मुझे इतना मारा बट आप देखते रहे, ऐसा क्यों? तभी फादर उसे एक शीशा दिखाते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर का डेविल बाहर आ जाता है और फादर अपना सैक्रिफाइस देते हुए उस डेविल को अपने शरीर के अंदर इनवाइट कर देता है और डेविल उसके अंदर चला जाता है। तो वो अपने भाई से कहता है कि मुझे मार डालो। यहाँ पर उसका भाई बहुत ही दुखी दिखाई देता है बट वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो वही टूटा हुआ क्रॉस उठाता है और उस फादर के अंदर मतलब उसके भाई के अंदर घुसा देता है। यहाँ पर डेविल के साथ उसका भाई भी मर जाता है और हमें दिखाई देता है कि उसकी जो माँ थी वो अभी भी जिंदा थी और साथ ही साथ यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।